नमस्कार दोस्तों, राजकमल प्रकाशन समूह के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को याद होगा कि दिनों हमने कई सारे लेखकों के साथ मिल करके की बातें की और उनकी किताबों पे बात की। इसी क्रम में आज हम एक बेहद खास किताब लेकर के आप सभी के सामने यहाँ पे हैं। इससे पहले कि मैं किताब पे आऊँ, मैं आज के हमारी जो खास मेहमान पल्लवी त्रिवेदी जी, इनका स्वागत करता हूँ और थैंक यू। आप सभी को इनके बारे में एक छोटा सा परिचय इनका एक पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पल्लवी जी का जन्म 8 सितंबर 1974 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मुरैना और शिवपुरी में हुई। उच्च शिक्षा मंडला और शाजापुर में हुई। 1999 में आपका चयन राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर हुआ। आपकी प्रकाशित कृतियों में अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, जो कि व्यंग्य संग्रह है, तुम जहां भी हो कविता संग्रह, ये 2 किताबें हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं। लेखन के अतिरिक्त आपको यात्राओं, संगीत और फोटोग्राफी का भी शौक है। बर्ड फोटोग्राफी में आपकी विशेष रुचि। तुम जहां भी हो पुस्तक के लिए आपको 2020 में मध्य प्रदेश के बागीश्वरी सम्मान से सम्मानित किया गया। सराहनीय कार्य के लिए आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक तक से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं पल्लवी जी का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि पल्लवी जी भी किताब का कवर दिखा दें और मैं भी अपने सभी श्रोताओं दर्शकों को किताब का एक बहुत ही सुंदर कवर के साथ एक किताब प्रकाशित हुई है राजकमल के सार्थक उपक्रम से, जो कि एक यात्रा, हम इसको ठीक ठीक संस्मरण ना कहें, ये हमें कहना चाहिए कि एक यात्रा आख्यान है। जो ये यात्रा कर रही हैं उसके साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं और कुछ बातें भी हैं। एकदम तथ्यात्मक रूप से चीजें नहीं रख दी गई हैं, उसके साथ साथ कुछ वैचारिक पक्ष भी इन्होंने अपनी किताब में रखे। हम उस पर आएंगे और बातें सुनेंगे पल्लवी जी से, लेकिन मैं अपने सवालों की शुरुआत कुछ यहाँ से करना चाहता हूँ। आप एक लेखक हैं, आपके लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? इससे भी पहले आप क्या क्या पढ़ने की आपके अंदर रुचियां जागृत हुई जब आपको लिखने का कुछ अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं लिखूंगी आगे चल के, लेकिन कहाँ से वो पढ़ने की शुरुआत आपकी कहाँ से? जी अनुपम, सबसे पहले आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, और सभी दोस्तों का जो इस समय कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं, सभी को नमस्ते, प्रणाम, और सभी को शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए। अब हम आते हैं आपके प्रश्न पर कि ये जो पढ़ने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़ने से ही लिखने की शुरुआत होती है। जब हम जानते भी नहीं है कि हम कुछ लिख भी सकते हैं, उसके बहुत पहले हम पढ़ने लगते हैं। तो पढ़ने की शुरुआत एकदम बचपन से हुई। मेरे पापा को पढ़ने का बहुत शौक था और मम्मी को भी बहुत शौक था। तो मुझे याद है बचपन में जब बच्चा पढ़ने योग्य होता है तो 3-4 बरस से उसको उसके उम्र के हिसाब से जो किताबें पढ़नी चाहिए वो हम उसी उम्र से पढ़ रहे हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि जब 4-5 साल के हुए तो जो छोटी छोटी हमारे जो स्कूल के एकेडमिक्स के अलावा जो छोटी छोटी कहानियां हैं, चित्रों के माध्यम से, जो इलस्ट्रेशंस के माध्यम से कहानियां होती हैं, वो उसके बाद फिर चंपक नंदन वाली उम्र आई। तो उस समय बच्चों की जो भी कॉमिक्स या बच्चों की जो भी उस समय की किताबें होती थी वो हमारे घर नियमित रूप से आया करती थी। और उस समय एक बड़ी अच्छी सी बात थी, हम लोग मुरैना में रहते थे, तो उस वक्त एक चलता फिरता वाचनालय हुआ करता था, जो एक रिक्शे जैसे उसमें किताबें लेके आता था। उसका नाम ही चलता फिरता वाचनालय था, और वो किताबें घर से ही इशू करवाते थे और वह किताबें हम उनको लौटा देते थे। तो लाइब्रेरी हमारे घर आया करती थी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है जिसे मैं आज के टाइम में मिस करती हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट अब नहीं है। तो उसके बाद चंपक नंदन, फिर और बड़े हुए तो सुमन सौरभ, चंदा मामा, राजन इकबाल की किताबें, ये सब पढ़ते पढ़ाते ही बड़े होते गए। और उसके बाद फिर जब थोड़ी साहित्य की समझ आई तो फिर जब 10th 11th में पहुंचे उसके बाद से फिर साहित्यिक किताबें भी पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ना समझ लीजिए बचपन से ही चल रहा है। आपने कितनी अच्छी बात बताई कि एक कल्चर इस तरह का था कि किताबें घर तक पहुंचाई जाती थी और वहां से। हाँ, वो बहुत बहुत सुंदर चीज थी। वो मुझे बाद में कभी भी देखने को नहीं मिली अनुपम, कहीं भी किसी शहर में। हालांकि लंदन के इतिहास में शायद ऐसा एक वो आता है, एक संदर्भ आता है
कि वहां पर कुछ लोग ये काम क्या करते थे कि अपने बैग पर, मतलब एक पीठ पर एक बक्सा नुमा रख के, और एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के गलियों गलियों शहरों में घूमते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही कॉन्सेप्ट था। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अब हम धीरे से आपकी किताब की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। यात्रा करना एक चीज है, और भारतीय मैं ना भी कहूँ, उत्तर भारतीय अगर कहूँ, और जिसमें हम लोग पल बढ़ रहे हैं और हैं, उसमें एक मानसिकता होती है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो वो जाना हमारा स्वदेश्य होता है। उसमें मंदिर आ जाएंगे, उसमें कोई तीर्थ स्थल आ जाएंगे, या कुछ विशेष जरूरत, गांव घर इस तरह का आ जाएगा। लेकिन ये ठेठ जो किताब मेरे हाथ में, एक ठेठ यात्रा है, ये सिर्फ घूमने के लिए निकली गई है, इसमें कुछ मंदिर और इस तरह का बोल। तो यात्रा एक चीज हुई। दूसरी चीज हुई कि यात्रा के दौरान आप लिख भी, आपके दिमाग में कुछ ये भी है कि शायद एक किताब की शक्ल में भी आएगी, इसे हमें आख्यान में भी देना है। क्या कहीं ऐसा हुआ कि आपका लेखक और आपका जो एक यात्री है, आपका अंदर की जो यात्री है, ये दोनों कहीं कंफ्यूज हुए कि यार मैं इसको थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, ऐसी कुछ स्थिति है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि यात्री पहले था, लेखक को बहुत बाद में था। मुझे ये पता नहीं था कि मैं ठीक ठीक इस किताब को लिखूंगी भी या नहीं लिखूंगी। लिख सकती हूँ अगर लिखते बना तो, क्योंकि ये मेरा पहला यात्रा वृत्तांत है। ऐसे छोटे मोटे मैगजीन्स के लिए मैंने लिखे हैं 3-4 हजार शब्दों के छोटे मोटे, लेकिन एक किताब की शक्ल में इसे दे पाऊंगी कि नहीं मुझे खुद भी नहीं पता था। और यही कारण है, मतलब इस पूरी यात्रा में, जबकि मैं कैमरा हमेशा मेरे हाथ में होता है और फोटो खींचती ही चलती हूँ, लेकिन ये एक लेखक कहीं भी फोटो नहीं खींच रहा था। तो इस किताब के कवर के लिए एक फोटो तक नहीं खींचा मैंने। मतलब ये भी नहीं सोचा कि कवर में आएगा तो 1-2 फोटो ऐसे खींच लो जो कवर में आ सकते हैं फोटो, क्योंकि सत्यानंद जी से मेरी बात हो चुकी थी ऑलरेडी पहले, और एक्चुअली किताब लिखवाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। वो तो हमारी यात्रा के 2-3 दिन पहले मेरी उनसे ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे घूमने जा रही हूँ, तो उनने बोला कि अरे ये किताब लिखी, हमें चाहिए किताब। तो मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो बोले सोचिए फिर। तो बस सोचना तब से शुरू किया था, लेकिन लेखक कहीं भी आड़े नहीं आया। बहुत सारी चीजें मिस की भी मैंने, ऐसे रेगुलरली कोई नोट्स भी नहीं लिए, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वीडियोस बनाए हो, ऑडियोज लिए हो, थोड़ा बहुत किया, लेकिन ये ध्यान रखा कि पहला उद्देश्य यात्रा है, लेखन तो बाद में, बाद की बात है। अब हम थोड़ा सा भूटान की तरफ आते हैं। आपकी किताब पे लिखा भी है कि भोपाल से भूटान की एक यात्रा थी, आपके साथ 4 दोस्त थे। और मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये, मतलब भारत को ज्यादा जानने से ज्यादा मुझे ये लग रहा था कि मैं बैठे बैठे बांग्लादेश के बारे में मुझे कुछ पता लग जाएगा, भूटान के बारे में कुछ पता लग जाएगा। तो क्या है वहाँ की संस्कृति, क्या है वहाँ के कल्चर, कैसी है वहाँ के लोग, कैसे हैं जो आपको सड़कों पे मिल रहे होंगे, जिनसे आप, जहाँ पे आप चाय पी रही होंगी, वो कैसे लोग हैं वहाँ के? लोग हमारे ही जैसे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो सवाल आपके मन में है यही हमारे मन में था, और यही सवाल हमको एक्चुअली भूटान ले गया, जो हमको पहली विदेश यात्रा करनी थी। तो भूटान चुना ही इसलिए कि क्योंकि मैंने इस किताब में भी लिखा है कि वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स जो बहुत हाई है। मैं इस पे आने वाला था। अच्छा ठीक है, हाँ, मैं इस पे आने वाला आप आइएगा बाद में, पर मैं बता रही हूँ कि वहाँ जब हम लोग पहुंचे तो बहुत अंतर नहीं है। भूटान भारत से बिल्कुल लगा हुआ देश है, तो संस्कृति में थोड़ा बहुत फर्क है। इवन जो, मतलब जिस तरह का हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, बौद्ध संस्कृति वहां भी है, उसी तरह के बौद्ध मठ हैं, वही मोनेस्ट्रीज हैं, और लगभग उसी तरह के वेशभूषा और उन लोगों की जो मान्यताएं हैं वो भी वही है। लेकिन लोग बड़े सरल हृदय हैं, खुश रहते हैं, ज्यादा चिक चिक नहीं करते किसी भी चीज को लेके, शांत रहते हैं, और बहुत आपको बड़ा सम्मान देते हैं कि वो, हम अगर मेहमान हैं तो उनके घर के नहीं, उनके देश के भी मेहमान हैं, तो भी वो एक अतिथि के रूप में हमसे बात करेंगे। हम जितनी उनसे बात करना चाहेंगे तो हमें समय देंगे। उनके पास वक्त की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी पैसे को या दूसरी चीजों को अपने वक्त से ज्यादा तवज्जो दी ही नहीं है। तो इसलिए हम जहां भी गए उन्होंने बहुत धैर्य से हमको सुना, और उतनी ही धैर्य से हमको हर चीज का जवाब दिया।
चाहे हम किसी चाय की टपरी पे गए हों, चाहे हम होटल में रिसेप्शन पे जाके बैठे हों, तो होटल का जो ओनर है वो भी, रिसेप्शनिस्ट है वो भी, इवन अगर हम वेटर से भी बात कर रहे हैं तो वो भी जितना उसको पता है ऑथेंटिक, उतनी जानकारी हमको दे रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहा है। तो ये चीज बड़ी एक उनकी एक खास बात लगी कि वो लोग सहज हैं, उनमें एक तो बनावटीपन नहीं है, और सहजता से वो बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और आपके हंसी मजाक का वो बुरा भी नहीं मानते हैं। जैसा कि कई बार हमारे यहाँ हो जाता है कि इंसान टेंशन में, स्ट्रेस में है, कहीं जाने की जल्दबाजी में है, तो वो उतना आपको वक्त नहीं देता है, लेकिन वो लोग आपको पूरा वक्त देते हैं क्योंकि उनके पास एक्चुअली वक्त है। तो ये चीज मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी, और लगा कि हाँ, ये चीज हम उनके यहाँ से कुछ लेके आ सकते हैं अपने यहाँ भी। तो एक खान पान के बारे में भी हमें बताइए कि क्या कुछ अंतर लगा हमारे यहाँ से उनके यहाँ? खान पान का जी। खान पान का हाँ, थोड़ा अंतर है। कुछ भूटनीज डिशेस हैं तो वो लोग एक्चुअली याक के और गोट की चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं खाने में, तो थोड़ा सा हम लोगों का जो जायका है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा स्पाइसी रहता है, और जो स्पेशली हमारे जो मध्य भारत का है तो उससे थोड़ा डिफरेंट है खाना। ऑलमोस्ट इंडियन डिशेस सब जगह बनाते हैं और मोर और लेस सेम ही टेस्ट होता है, लेकिन हाँ, कुछ भूटनीज डिश हमने ट्राई की वहां पे। ये तो नहीं बोलूंगी कि बहुत कमाल की लगी, और इसका कारण उनकी डिशेस में कोई खराबी हो या उनकी डिशेस बहुत अच्छी ना हो, ऐसा नहीं है। वो हमारे ही जायके की बात है, शायद हम वहां रहने लग जाएं, महीने 2 महीने रहने लगे, खाने लगे तो वो जायका चढ़ जाए। अच्छी थी, लेकिन मतलब अच्छी थी। आप जो बात कर रही थी, बहुत अच्छा एक वाक्य है जिस फिल्म पर आप आना चाह रही थी जी, लंच बॉक्स। वो फिल्म मैंने खुद भी कई बार देखी जी, और मुझे लगता है कि इतनी सिंपल और इतनी गहरी फिल्म शायद ही कोई और दूसरी बनी हो। उसमें यात्रा में होते हैं कैरेक्टर, वो वहां पे कहता है कि मेरी माँ कहती है कि कई बार गलत ट्रेन जो है वो एक सही जगह पे ले जाती है। एक वो डायलॉग है, और एक दूसरा डायलॉग जिसकी आप अक्सर बात करती है कि भोपाल में सभी लोग खुश रहते हैं। तो क्या इस संदेश के साथ आप जब वहां गई थी, क्या आपको ऐसा लगा कि वाकई ये बात सही है? हाँ, मुझे लगा ऐसा कि ये बात सही है कि वहां और यहाँ में इतना फर्क तो है कि वहां के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। मतलब ठीक है, कई बार हमको ये भी लगता है, कई लोगों ने बोला कि उनका एक्चुअली उनके पास ये बताने को है, जताने को है, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा भी इस चीज को हाइप करते हैं या फिर इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग भी करते हैं। सभी की आदत होती है कि जो उसका प्लस पॉइंट है तो उनको जितना है उससे एग्जेजरेट करके भी हाईलाइट करते हैं। ये सत्य हो भी सकता है, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा और जो हमारा अनुभव है तो वो स्पष्ट बताता है कि हम में और उनमें बेसिकली फर्क है। उनको खुश रहना बचपन से सिखाया जा रहा है। उनके जो वैल्यूज में ये चीज है कि आपकी जो ग्रोथ है वो पैसे से नहीं नापी जाएगी, कि वो नापी जाएगी कि आप कितने खुश हैं। और चूंकि वो बचपन से उनको सिखा रहे हैं तो वो चीज उनके अंदर आती जा रही है, और मुझे लगता है वो जेनेटिकली फिर एक जगह से दूसरी पीढ़ी में कम्युनिकेट भी हो रही है, जा भी रही है। तो बहुत सारी चीज है। जैसे हम लोग जब पहुंचे तो पहला हमारा भूटान का जो पहला शहर पड़ता है फुनशोलिंग, जहां हम चूंकि बाय रोड गए थे तो फुनशोलिंग पहला शहर पड़ता है। तो वहां जब हमने देखा, पहला ही हमारा जब अपना हमको परमिट बनवाना था तो 7 दिन का परमिट मिलता है, तो वहाँ के जो परमिट के जो इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं, वहाँ के जो क्लरिकल स्टाफ है, उनका रवैया कि कोई भी झुंझलाया हुआ नहीं है, बड़े आराम से धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। वहाँ का जो एक पूरा माहौल था वो इतना ना दोस्ताना किस्म का था कि हमको वहीं से समझ में आया कि हाँ, ये लोग हमसे तो थोड़े डिफरेंट है। अदरवाइज तो हम हमारे यहाँ के सरकारी ऑफिसेज देखते ही हैं कि किस तरह का माहौल रहता है। तो वहां से एक थोड़ा सा समझ में आया। फिर दूसरा, उसी दिन एक चीज बड़ी सुंदर सी थी कि जो कुश और मेरी बहन मल्लिका, ये लोग किसी रेस्तरां में खाना खाने गए, तो कैश की थोड़ी हमारे पास समस्या थी, तो कैश कुश के पास नहीं था, हम लोग को निकलवाना था एटीएम से, तो 100 रुपए उसमें कम पड़े।
तो वहां पे जो रेस्टोरेंट का मालिक था उनसे उसने बोला कि हम अभी निकलवा के देते हैं, अभी हमारे पास कैश नहीं है, अगर आप कार्ड ले सकते हैं तो कार्ड ले लें। उसके पास कार्ड की फैसिलिटी नहीं थी। तो उसने बड़े अच्छे से कहा, जबकि वो जानता भी नहीं था, कि कोई बात नहीं, बाद में दे जाना, आप जाओ। और जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, मेरा खुद अनुभव है कि हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो एटीएम दिखाते हैं कि पास से एटीएम है, आप निकलवा लाइए पैसे और दे दीजिए हमको आके। तो ये एक सहज सी बात थी। हो सकता है कोई उनको पैसे ना भी देता हो या दे भी जाते हो, मतलब वो दोनों ही चीजें संभव है। पर उनकी जो पैसे को लेके अतिरिक्त जो लालसा या लालच है वो कहीं भी नहीं था। तो एक ही दिन में हमको ये 2 अनुभव तो हुए। फिर बाद के दिनों में जो 7 दिन में बहुत सारी चीजें हमने देखी कि अगर आप उनको बोलेंगे कि ना आपको हम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, आप शाम को 6 बजे के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा हमारे लिए काम कर दो, वो नहीं करेंगे काम आपके लिए। क्योंकि उनके लिए उनका वक्त और जो दोस्तों के साथ परिवार के समय या आपके लिए खुद के लिए जो वक्त है वो ज्यादा कीमती है। वो उनकी जरूरतें सीमित हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं उतनी ही है जितना वो अपने समय से और अपनी वैल्यूज से समझौता किए बिना उसको पूरा कर सके। तो ये चीज उनको बड़ा अच्छा और वो बनाती है। तो अंतर तो है, काफी अंतर है, और इस अंतर को हम पाट नहीं सकते बहुत, जब तक हमारे विचारों में चेंज नहीं आएगा। ये तो पूरा एटीट्यूड वाली बात है। वो लोग शहर को सुंदर रखते हैं, नदी को साफ रखते हैं, और इसके लिए सरकार को कोई अभियान नहीं चलाना होता है। उनमें जो सिविक सेंस है, एक नैतिक जिम्मेदारी, वो अपने आप नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, ऐसा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल मैं आखिरी आपसे पूछता हूँ कि आप खुद भी लेखक हैं और आपने एक बड़ी ही सुंदर किताब लिखी, यात्रा आख्यान। आप आजकल क्या क्या पढ़ रही हैं और पाठकों से क्या ये उम्मीद रखती हैं कि वो भी पढ़ें या उनको बताना चाहेंगे? मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ एक्चुअली ये भी मैं बता दूं ईमानदारी से। 2-3 किताबें मैं एक साथ, 2 या 3 किताबें एक साथ पढ़ती हूँ। तो अभी 3 किताबें खुली हुई हैं और वो पिछले 15 दिन से खुली हुई हैं, उनको मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। एक सामने रखिए, एक नीलाक्षी सिंह की खेला पढ़ रही हूँ मैं अभी। दूसरा अभी मैंने रेत समाधि शुरू की है, और तीसरा मैं पढ़ रही हूँ खालिद हुसैनी का उपन्यास है एंड द माउंटेन इकोड। तो ये 3 किताबें अभी चल रही हैं। कुछ पिछले महीने में कुछ मैंने यात्रा संस्मरण पढ़े थे, जिसमें ये सफर एक डोंगी में डगमग, इनका राकेश तिवारी जी का था, वो मैंने पढ़ा था। कुछ और नॉन फिक्शन पढ़ा था मैंने, गांधी जी के ऊपर 1-2 किताबें पढ़ रही थी। तो यही सब चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, कुछ व्यस्तताएं ऐसी चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं चाहूंगा कि आप जो लोग हमसे सुन रहे हैं, कुछ अंश अगर आप हमें पढ़ के सुनाएं। जी, मैं कुछ अंश पढ़ती हूँ इसमें से। 2-3 अंश चुने हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग तरह के। हाँ, तो पहला अंश मैं पढ़ रही हूँ, ये एक चैप्टर है राजा रानी की प्रेम कहानी और 4 फ्रेंड्स। ये पहला दिन हमारा थिम्फू का था, ये 11 जून 2019। इसमें से मैं पढ़ रही हूँ। भूटान का कुल क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ के संविधान के अनुसार देश के कुल भूभाग का 60% जंगल होना जरूरी है, जो कि वर्तमान में 70% से भी ज्यादा है। भूटान की कुल जनसंख्या 7 लाख है, यानी भोपाल की कुल जनसंख्या की भी 1/4, और पूरे भूटान में कुल 20 जिले हैं। भूटान में कम जनसंख्या होना ही एक बहुत बड़ा वरदान है। कम लोगों का न केवल प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकता है, बल्कि नियमों का पालन भी बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर यही देश इंसानों से पटा पड़ा होता तो शायद यह भी अव्यवस्था से जूझ रहा होता। लेकिन क्या सिर्फ अधिक जनसंख्या होने से हम अपने देश के भ्रष्टाचार, बदहाली, प्रकृति और देश के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया, गंदगी और हर जगह फैली अव्यवस्था को जस्टिफाई कर सकते हैं? उन करोड़ों लोगों का क्या जो अमीर हैं, सफल हैं, शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी अपने नागरिक कर्तव्यों से विमुख हैं, भ्रष्टाचारी हैं, स्वार्थी हैं? इसका अर्थ है कि एक खुशहाल देश बनाने में कम जनसंख्या मददगार जरूर साबित हो सकती है, लेकिन यही सर्वोच्च घटक नहीं है। हम अपने देश की बदहाली का ठीकरा जनसंख्या के अलावा आसानी से अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी पर फोड़ देते हैं। लेकिन भूटान भारत से भी ज्यादा गरीब देश है,
जहां संसाधन बेहद कम है और बेरोजगारी यहाँ भी है, तो फिर वह क्या चीज है जो भूटान को खुशहाल देश बनाती है, यहाँ की गरीबी, कठिन जिंदगी और बेरोजगारी के बावजूद? हमें इसी प्रश्न का उत्तर तो अपनी जिंदगी में भी चाहिए, जिसे हम भूटान में तलाश करने चले आए हैं। इन्हीं प्रश्नों से गुजरते और संभावित उत्तर खोजते हुए 2:30 बज गए। अब हमें लंच करना है, इमिग्रेशन ऑफिस से परमिट कलेक्ट करना है और फिर बुद्धा पॉइंट जाना है। तो हम चल पड़े। सबसे पहले लंच किया और 3:30 बजे तक इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच गए। हमारा परमिट बना रखा था, फटाफट उठाया और निकल गए बुद्धा पॉइंट के लिए। बुद्धा पॉइंट शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर है और गाड़ियां आसानी से ऊपर तक जाती हैं। मौसम एकदम आशिकाना बना हुआ था। पर्वतों पर ठहरे बादल शहर की ओर उमड़े चले आ रहे थे। हल्की बारिश में धुंध की एक महीन चादर ओढ़े शहर बला का खूबसूरत लग रहा था। कीरा और बक्कू पहने भूटानी स्त्री और पुरुष पैदल पैदल सड़कों पर चले जा रहे थे। ये लोग पैदल खूब चलते हैं। छोटे बच्चों को पीठ पर सावधानी से बांधे ये मेहनतकश स्त्रियां एकदम मजे में अपने सारे काम करना जानती हैं। और भूटान की एक खास बात कि यहाँ हर जगह चौराहों और रास्तों पर यहाँ के राजा रानी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और यूं नहीं कि राजा रानी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपने राजा होने का ऐलान कर रहे हों। राजा रानी यूं जैसे कोई भी आम इंसान होता है अपने फुर्सत के पलों में। राजा रानी नदी किनारे हाथों में हाथ डालकर टहलते हुए, पार्क में किसी सुंदर बेंच पर एक दूसरे के साथ बैठे हुए, अपने बच्चे को गोद में उठाकर दुलारते हुए, प्यार, परिवार और साथ को परिभाषित करते हुए, भूटानी मूल्यों को प्रदर्शित करते हुए, अपने खुश होने को जताते हुए। इतने जवान और खूबसूरत जोड़े को देखकर किसी फिल्मी जोड़े का आभास होता है। इस बेहद हसीन रॉयल कपल राजा जिग्मे खेसर वांगचुक और रानी जेटसन पेमा वांगचुक की प्रेम कहानी भी किसी परी कथा की तरह है। जब 17 बरस के प्रिंस जिग्मे पहली बार पेमा से मिले, तब पेमा कुल 7 बरस की थी और भूटान के एक सामान्य परिवार की लड़की थी। पेमा ने उन्हें एक पिकनिक में देखा और उनसे कहा कि वे उनसे शादी करेंगी। प्रिंस ने हंसते हुए बालिका पेमा से पूछा कि क्यों? तो पेमा ने जवाब दिया कि वे उन्हें अच्छे लगे। तब प्रिंस ने कहा कि जब वो बड़ी हो जाएगी और अगर दोनों में प्रेम हुआ तो वे उससे विवाह कर लेंगे। तब पेमा यह नहीं जानती थी कि यह नौजवान भूटान का प्रिंस है। राजा बनने के बाद जिग्मे दोबारा पेमा से मिले, तब तक पेमा एक खूबसूरत, जहीन और प्रतिभावान युवती बन चुकी थी। दोनों में प्रेम हुआ और 2011 में 31 वर्ष के राजा जिग्मे ने 21 बरस की पेमा को अपनी रानी बना लिया। दोनों एक साथ भूटान की जनता को खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं और जनता के लिए बेहद सुलभ हैं। यही कारण है कि भूटान की जनता इन दोनों को बहुत प्रेम करती है। वैसे तो भूटान में राजा एक से अधिक विवाह कर सकते हैं और खुद जिग्मे के पिता ने 4 विवाह किए, लेकिन जिग्मे ने वादा किया है कि पेमा ही उनकी एकमात्र पत्नी होंगी, क्योंकि उनके हृदय में पेमा के स्थान को कोई और कभी नहीं ले सकता। है ना खूबसूरत प्रेम कहानी? आगे चौराहे पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कुछ बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे और उन सबके हाथ में पानी से भरा एक एक डब्बा था, जिससे वे सड़क के किनारे लगे हुए पौधों को पानी डालते हुए घर लौट रहे थे। यह कोई छुट्टियों का प्रोजेक्ट वर्क नहीं था, यह उनकी परवरिश का एक हिस्सा था, उनकी जीवन शैली थी। उनको अपने देश, अपने शहर और प्रकृति के प्रति परवाह करना सिखाने का एक तरीका था। इन मूल्यों के साथ बड़े हो रहे हैं भूटानी बच्चे। धरती खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे, यह मंत्र जप रहे हैं भूटानी, इसीलिए कुदरत को खुश रखने का पूरा जतन कर रहे हैं। ओह, यह देश हर पल कुछ नया सिखा रहा है। कितने समृद्ध हो रहे हैं हम हर दिन। सॉरी। तो ये पहला अंश था जहां पर हमको भूटान की खुशहाली का और भूटान का जो एक कल्चर है की एक पहली और सुंदर सी झलक देखने को मिली थी। इसके बाद अगला अंश जो मैं पढ़ रही हूँ, ये भूटान को डिस्क्राइब करने की बजाय ये भूटान में जाकर, भूटान में पुनाखा में एक रॉयल
रॉयल भूटान बॉटनिकल पार्क है, जहां हम लोग कुछ वक्त बिताया था हम लोगों ने। और वहां जाकर किसी भी नेचुरल जगह पर जाकर या किसी भी आध्यात्मिक जगह पर जाकर आप जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, ये अंश उस बारे में है कि वो जगह, उस जगह जाकर मैंने क्या महसूस किया। तो यहाँ एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर भी था। यहाँ पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना की जानकारी सेंटर से ली जा सकती थी। यहाँ तस्वीरों के साथ ऑडियो और वीडियो के रूप में भी जानकारी उपलब्ध थी। हमने इसका एक चक्कर मारा और बाहर निकल आए। निजी तौर पर मुझे इसके अध्ययन में समय खर्च करना ज्यादा नहीं रुचता, जबकि वक्त बहुत कम हो। यहाँ सिर्फ सूचनात्मक ज्ञान प्राप्त होता है जो आत्मा तक अनुभूत नहीं होता। इसके बजाय फूलों और पत्तों के नाम जाने बिना उन्हें महसूस करना, उनके निकट समय बिताना ज्यादा संतुष्टि देता है। तो हम अंदर एक चक्कर मारकर बाहर पार्क की सैर पर निकल पड़े। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर के पिछले हिस्से से हमने पैदल चलना शुरू किया। बाहर से हरे भरे लॉन जैसे दिखाई देते इस पार्क के इस हिस्से में ऐसा मनमोहक और अद्भुत जंगल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गगनचुंबी घने वृक्ष, जिन पर तरह तरह की खूबसूरत और अनोखी लताएं झूल रही थीं। कई लताएं तो वृक्षों को पूरी तरह से ढककर उनके अस्तित्व पर छा गई थी। घने और ऊंचे पेड़ों वाला यह वन किसी परी कथा का हिस्सा लग रहा था, और इसे देखकर मुझे जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म का जंगल स्मरण हो उठा था। मैंने कुश को बताया तो वह भी बोला कि सचमुच यह तो अवतार की दुनिया है। इस जादुई दुनिया में हम इतना खो गए थे कि एक तस्वीर भी लेने की सुध ना रही। यहाँ पे अनुपम मैं बताऊंगी, यहाँ लेखक कहीं ध्यान भी नहीं आया, नहीं तो हम इसकी तस्वीर जरूर लेती। अच्छा। आगे जाकर जंगल से एक राह छोटे से सरोवर की ओर मुड़ गई। हम उस ओर चल दिए। यह एक अलग ही सौंदर्य था। यहाँ सारा लैंडस्केप मानव निर्मित है। एक छोटा सा तालाब जो कि किसी शिल्प में नहीं ढाला गया था, और बेतरतीब लगी घास और पत्थरों के किनारों और शेप के कारण प्राकृतिक तालाब जान पड़ता था। तालाब के आसपास दूर तक हरी घास का मैदान और उसमें लगे छोटे बड़े अनगिनत वृक्ष। घास के बीच नन्हे जंगली पौधे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने रंग बिरंगे फूलों के साथ मुस्कुराकर आने वालों का स्वागत कर रहे थे। कई जगह झाड़ियों के बीच छोटी जंगली स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई थी और नन्हे लाल मोतियों की तरह चमक रही थी। आंखें घूम घूम कर इस मनोहारी जगह का मुआयना कर रही थी, और मन यहीं कहीं इन्हीं घास, पत्तों और पेड़ों के बीच जा बैठा था उनसे बतियाने। तालाब के पास घास के मैदान में एक बड़ा पेड़ खड़ा था, अपने आसपास अपनी ही गिराई पीली पत्तियों से घिरा। जैसे देह से निकल जाने के बाद भी मोह में उलझी आत्मा वहीं देह के करीब बनी रहे। पतझड़ विदा का करुण सौंदर्य है। इस दृश्य का सौंदर्य और अनुभूति हूबहू वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं होंगे। सौंदर्य तो वर्णन कर भी दूं तब भी इस अनुभूति को नहीं बता पाऊंगी। बस इसके नीचे जब सर टिकाकर बैठी तो लगा कि पिछले जन्म का कोई गहरा नाता रहा है इस जगह से। यह एक ऐसी जगह थी जहां आकर बदन और जहन के कसे हुए तारों को ढीला छोड़ा जा सकता था। उन पीली पत्तियों के गलीचे पर बैठकर खुद के भीतर उतरा जा सकता था। उस मजबूत तने से लिपटकर रोया जा सकता था और दिमाग से पूरी तरह कटकर सिर्फ दिल को उन लम्हों की बागडोर सौंपी जा सकती थी। और मैंने यही किया। अभी चुप रहने का मन था। मैंने अपने तीनों साथियों को देखा। सभी अपने अपने एकांत में इस बाग में विचरण कर रहे थे। दरअसल यही यहाँ का एहसास था। सब चुप थे। सभी इस पल में अपने अपने तरीकों से अपने साथ थे। अमूमन होता यह है कि जब भी मैं प्रकृति के नजदीक किसी ऐसी जगह पर गई हूँ तो पूरी तरह संतुष्ट प्रसन्न रही हूँ। इतनी संतुष्ट कि हमेशा सुख से भर आई आंखों के साथ उस पल में मैंने मृत्यु की कामना की है। पूर्ण तृप्ति के एहसास के साथ ही मृत्यु की इच्छा जन्म लेती है, जब कुछ पाने को शेष ना हो। ऐसा बार बार हुआ है, हर बार हुआ है। सामने विशाल पर्वत हो, आत्मा तक रंग जाए ऐसा हरा हो प्रकृति का, कल कल बहती कोई नदी हो,
बाहों में झुलाने को आतुर रुई से बादल हों, ऐसे में मृत्यु आए और अपना चुंबन मेरी आंखों पर रखकर उन्हें सदा के लिए बंद कर दे इन्हीं दृश्यों के साथ। मगर यहाँ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। मैं यहाँ एक अतृप्त भाव के साथ मौजूद हूँ। एक मुसलसल बेचैनी और उदासी मन में मचल रही है। यहाँ किसी और को भी होना चाहिए था। मन कहीं बीते हुए में भटक रहा था। कौन कब याद आ जाए इस पर अपना कोई वश नहीं। स्मृतियों की बेशुमार तितलियां एक अधूरी ख्वाहिश की खुशबू पाते ही आकर मंडराने लगी। स्मृतियां प्रेम की, साथ की, वादों की, बिछड़ जाने की। बार बार आंख भर आ रही है। लग रहा है कि कुछ अधूरा है। अभी मैं मरना नहीं चाहती। क्या ही अजीब बात है ना कि कोई इसलिए नहीं मरना चाहता कि वह दुखी है और परम आनंद की स्थिति में मरने की कामना करता है। पर यही होता आया है मेरे साथ और यही होता रहेगा। असहनीय पीड़ा जीवन को कठिन तो बनाती है, लेकिन क्या यही पीड़ा हमें थोड़ा और अधिक मनुष्य नहीं बनाती? सुख का पर्दा आंखों पर पड़ा रहे तो संसार के दुख अजनबी नजर आते हैं। दुख दुख से जोड़ता है। हर जीव का दुख अपना बन जाता है। मैं थोड़ी देर बैठी रही यूं ही। फिर कुश आया और पूछने लगा कि गाना गाओगी? मैं वीडियो बना रहा हूं। उस पीले कालीन पर बैठे बैठे मैं गाने लगी, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। एक अंतरा गाया कि फिर अचानक जुबां पर टैगोर का एक गीत आ गया जो कुछ वक्त से मेरे साथ ही चल रहा था। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। यह गीत भी अधूरा गाकर छोड़ दिया। मन कुछ उचाट ही था, या यूं कहो कि थोड़ा उदास। ना, थोड़ा नहीं, बेतरह उदास। आंखें भर आई थीं और गला रूंधने लगा था। क्यों इस कदर खूबसूरत जगह पर फूट फूट कर रोने को जी चाह रहा है? अकेले आई होती तो यकीनन मैं किसी पेड़ से लिपटकर अपने आंसू खाली कर देती। एक पेड़ रोने के लिए अपना कंधा दे रहा है और मैं अभी रो नहीं सकती। ना रो सकने की विवशता भी कैसी वेदना से भरी होती है। रुलाई को रोकना हृदय के साथ एक यातना है। नहीं, मैं अपना सारा वक्त यूं उदास बैठकर नहीं बिता सकती, मैंने खुद से कहा और अपना कैमरा लेकर निकली इस अरण्य में परिंदे ढूंढने। तो ये उस जगह का एहसास था एक्चुअली, जो बाद में जब हम लोगों ने बातें की तो हम चारों का एक सी ही फीलिंग थी। सभी वहां पे चुप थे। कोई हंसी मजाक, जो अमूमन पूरे में हम मस्ती करते ही रहे थे, तो वो एक घंटा ऐसा था कि हम लोग बिल्कुल चुपचाप थे, बड़ी दूर दूर थे और आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि देवेन को छोड़ के हम तीनों का उस जगह से निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। हम लोग को लग रहा था कि जितनी देर बैठ सकते हैं बैठ लें, पता नहीं इस जगह पे हम फिर दोबारा कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। हो सकता है इससे सुंदर सुंदर जगहों पे भी चले जाएं, लेकिन ठीक इसी जगह पर हम शायद दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो ये एक बड़ा सा एक सुंदर सा एहसास था। तो मैं जो भी भूटान आगे जाने वाले हैं, तो मैं उनसे जरूर बोलूंगी कि रॉयल भूटान बॉटनिकल गार्डन जरूर जाएं और कुछ देर वहां पे बिताएं। शायद हो सकता है कि उनको भी ऐसा ही महसूस हो जो हम लोगों ने किया। जी। तीसरा अंश है, ये थोड़ा सा ये भूटान का नहीं है। ये भूटान से जब हम लौट रहे थे तो एक रास्ते में एक दिन हमने नेपाल में भी बिताया था। नेपाल का एक विराटनगर शहर है, तो एक रात हम वहां रुके थे और सुबह विराटनगर से हम जब पटना के लिए जा रहे थे, तो बस विराटनगर क्रॉस करते ही एक कस्बा आया था, अररिया नाम का, बिहार में पड़ता है ये। तो यहाँ पे हमको एक ट्रैफिक जाम मिला था। हाँ, हमारे 2 घंटे ले लिए थे। तो मैं बस, वो बड़ा मजेदार था। और चूंकि और कोई वक्त होता ना अनुपम, अगर हम भारत में ही कहीं होते, भूटान जा रहे होते, भूटान पहुंचे नहीं होते, तो ये जाम हम लोगों को ना बहुत इरिटेट कर देता। लेकिन अभी हम भूटान से लौट के आ रहे हैं और हम जान गए हैं कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उस पर दिमाग खराब कर देते कोई मतलब नहीं। तो भूटान से लौटने के बाद ये जो जाम है इसको हमने काफी एंजॉय किया। तो मैं ये वाला एक अंश इसी जाम का, ट्रैफिक जाम का, दूसरा जाम नहीं ट्रैफिक जाम का मैं एक अंश सुनाने जा रही हूँ। जाने कब आंख लगी थी
और सुबह जब गड्डू के जगाने से आंख खुली तो बदन में एक मीठा आलस भरा हुआ था और सोने की इच्छा थी, मगर 8 बज चुके थे और तैयार होकर नाश्ता करके 10 बजे तक होटल से निकल जाना था। फिर भी आधा घंटा बिस्तर पर पड़ी रही। बिस्तर पर ही कॉफी मंगवाई और 8:30 बजे बिस्तर छोड़ा। 10:30 बजे तक नाश्ता करके निकल गए। आज हम बिल्कुल समय पर निकले थे और उम्मीद कर रहे थे कि शाम 6 बजे तक हम पटना पहुंच जाएंगे। विराटनगर से पटना की दूरी 300 किलोमीटर थी। हम सबका मन था कि पटना में कहीं बढ़िया लिट्टी चोखा खाएंगे और साथ में जो भी बिहार की डेलिकेसी होगी उसे भी चखेंगे। भोपाल होटल से निकलते ही थोड़ी दूर पर भारत नेपाल बॉर्डर था और उसे क्रॉस करके हम बिहार के अररिया जिले में पहुंच गए थे। यह काफी भीड़ भाड़ और अव्यवस्थित यातायात वाला शहर था, घिचपिच शहर। करीब 10 किलोमीटर आगे चले होंगे कि सामने जिक्र काबिल यातायात जाम मिला। अनगिनत गड्ढों के बीच में कहीं कहीं डामर डालकर उससे आड़ी टेढ़ी खदड़ बदड़ सड़क का लैंडस्केप तैयार किया गया है। सारा मार्ग छोटे बड़े तालाबों का स्वर्गिक मार्ग नजर आता है। यातायात के नियम हर यात्री को स्वयं बनाने की आजादी का असली अर्थ समझा रही है आगंतुकों को। जो अच्छा लगे करो, दाएं बाएं का कोई लफड़ा ही नहीं। सड़क हमारे बाप की एक अलिखित अदृश्य स्लोगन है जो सड़क को वापरने वाले हर आदमी के माथे पर खुदा है। हमारी नन्ही सी कार के सामने बीच बाजार में दाईं तरफ हमारी ओर मुंह किए एक ट्रक खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि ड्राइवर महोदय को चलते चलते इस स्थान पर नींद की ख्वाहिश पैदा हुई और अब वे बीच सड़क पर नींद ले रहे हैं। उनके पीछे ट्रकों, ऑटो, टेम्पो की लंबी लाइन लगी है। हम सड़क के बाईं तरफ चलते हुए ट्रैफिक के घिसे पिटे नियम का ककहरा दोहरा रहे हैं। हमारी कार के पीछे हमारी ओर पिछवाड़ा किए एक ट्रक बहुत देर से खड़ा है क्योंकि उसके सामने भी कई ठेले, ट्रक और ऑटो खड़े हैं। सड़क कुल मिलाकर ऐसी कि एक मुर्गी सड़क पार करने की सोचकर आई थी पर बेचारी वापस लौट गई। ओ भाई साहब, ये लो, एक वीर जवान ट्रैक्टर सामने से हमारी ओर चला आ रहा है। वह ट्रैक्टर अपने दाहिनी ओर पर है, पर मैंने पहले ही बताया कि यहाँ हर नागरिक को अपना नियम बनाने की आजादी है, तो उसने बायां छोड़कर दाहिने चलने का रास्ता चुना है। उस ट्रैक्टर पर पूरी ठसक के साथ बैठे लाल रंग की शर्ट, एक कान में झुमका पहने, आधे सुनहरी आधे धूल रंगी कटोरा कट बाल वाले किशोर ड्राइवर ने सड़क के किनारे गाजर घास से ढकी कीचड़ और गड्ढे से ट्रैक्टर निकालने की कोशिश की है। हम सबकी नजर उस पर जम गई है। जाने क्या करने वाला है ये चमकतरा। आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे हिचकोले खाता ट्रैक्टर कलाबाजी खाने लगा। पट्ठा निकाल भी लेता ट्रैक्टर को सक्सेसफुली, पर हाय रे दुष्ट पुलिस। सड़क किनारे ठुके एक बोर्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। बोर्ड था चेतावनी का, जोगबनी थाने के सामने गाड़ी पार्क ना करें। थाना जाने कहाँ स्थित है उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। 1-8 किलोमीटर दूर तो होगा। जिसने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर दूर से ही चेतावनी जारी कर दी है कि बेटा शहर और सड़क की तुम्हें जो गत बनानी है बनाओ, पर थाने के सामने भूल से भी अपनी गाड़ी ना अड़ाना। इसके आगे सामान्यतः एक वरना भी होता है जो सबको भली भांति समझ में आ जाता है। एक क्षण को ये लगा कि आज ये बोर्ड भूमि से गले मिलकर रहेगा, मगर ट्रैक्टर वाले ने शायद थाने के भीतर खुद को मुर्गा बना इमेजिन कर लिया, उस बोर्ड को बख्श दिया और अब आराम से ट्रैक्टर बंद करके बैठ गया। आवागमन रुका देख ऑटो और ट्रकों में सफर कर रहे ड्राइवर और यात्री मूत्र विसर्जन को उतर आए हैं। मूत्रधारा से घबराकर गाजर घास में विश्राम करता सुअरों का एक परिवार अवतरित हुआ और अपनी पूंछ दाएं बाएं एक रिदम में हिलाते हुए परेड करने लगा। इसी बीच मोटरसाइकिल वाले योद्धाओं ने कीचड़ में गाड़ी कुदा दी है। दोनों पैर ऊपर उठाकर गोबर के पर्वतों और कीचड़ के दलदल से गुजरते हुए ये बाइक राइडर जनता को आशीर्वाद देते प्रतीत हो रहे हैं। इसी बीच किसी को ध्यान आ गया है कि सोते हुए ड्राइवर को जगा दिया जाए। उसने ट्रक के दरवाजे को नॉक किया है। ड्राइवर उठ बैठा है और उसने ट्रक बढ़ाने का उपक्रम शुरू कर दिया है। 40 मिनट बाद गाड़ियां खिसकने लगी हैं। इसी बीच एक पुलिस का गनमैन आकर हमको कीचड़ में गाड़ी उतारने का निर्देश देने लगा है। अचानक खाक से पैदा हुए जवान के ट्रैफिक रेगुलेट करने की अदा देखकर हम हैरत ज़दा होने ही वाले थे, तभी सामने जाम में फंसी एसडीएम की गाड़ी नजर आ गई।
पुलिस जवान की सक्रियता का कारण तुरंत पल्ले पड़ गया। हमने हिकारत भरी निगाह से देखते हुए उस जवान की भरपूर उपेक्षा की। इसका कारण साथ में अपने पुलिस परिचय पत्र का कॉन्फिडेंस भी था। आगे का 1 किलोमीटर का रास्ता हमने ठीक उपरोक्त विधि से 1 घंटे में तय किया। इस सारे दृश्य के वर्णन में सबसे मार्के की बात यह है कि इस महान दृश्य का हिस्सा बने तमाम स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बकरी, मुर्गी, सुअर सब निरपेक्ष भाव से इसे जी रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वे दुकानदार जो जाम का हिस्सा नहीं है, वे आनंदित होकर इस दृश्य के दर्शक बने रहे। मस्त टाइम पास हो रहा है सबका। इस स्थान पर सब बुद्ध हैं। अभी दृश्य समाप्त नहीं हुआ। जब इस दुर्गम मार्ग को पार कर हमने एक लंबी सांस छोड़ी ही थी कि सामने एक विशाल बोर्ड नजर आया, आपके पुनरागमन की प्रतीक्षा रहेगी। इसे ही पुराणों में मजे लेना कहा गया है मित्रों। अब हम ठहाके लगाते हुए सोच रहे थे कि काश इस बोर्ड के ठीक आगे एक टोल टैक्स का नाका होता और इस सड़क का 120 रुपए वसूलता नाके वाला, तब यह दृश्य पूर्ण होता। ये 1-1.5 घंटे का हमारा जाम, तो ये एक बड़ा मजेदार था। और भूटान ने हमको इसको सहन करने की खुशी वो ताकत दे दी थी। तब ये कितनी अजीब स्थिति है कि इस तरह की स्थितियों में जो लोग फंसे हुए रहते हैं उनको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है, मतलब हाँ हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए तो रोजमर्रा की बात है ना। हमारे लिए नहीं है। बहुत बहुत मजा आया पल्लवी जी, इतनी अच्छी बातचीत रही मुझे भी। और ये बातचीत जहाँ पे समाप्त हो रही है वो भी बहुत ही एक ठहाका लेके हम लोगों ने बात जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और इस कार्यक्रम से जुड़े। किताब जरूर पढ़ें, इस तरह के बहुत से रोचक किस्से आपको मिलेंगे और हम जल्द ही मिलते हैं फिर एक अगले कार्यक्रम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।